हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आप लोग को याद होगा क्योंकि मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका कि नाम है आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। अगर आपको याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हुआ है तो याद कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मेरे वीडियोज़ देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट कॉलोनियल सिटीज़। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 बुक चल रहा है, क्लास 12 एनसीईआरटी का हिस्ट्री का, उसका थीम 12 और इस बुक का चैप्टर 3 चल रहा है कॉलोनियल सिटीज़ अर्बनाइजेशन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। उसका पार्ट 1 मैंने डाल दिया है, आप पहले वो देख लीजिएगा फिर इसको देखने आइएगा, उससे आपको चैप्टर को समझने में आसानी होगी। अपने साथ बुक्स खोलिएगा, बुक्स खोल के बैठिएगा, उससे भी आपको चैप्टर को समझने में आसानी होगी। चलिए, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक फाइंडिंग आउट अबाउट कॉलोनियल सिटीज़, यानी कि औपनिवेशिक शहरों की पड़ताल। इसका फर्स्ट सब टॉपिक है कॉलोनियल रिकॉर्ड्स एंड अर्बन हिस्ट्री, यानी कि औपनिवेशिक रिकॉर्ड्स और शहरी इतिहास। कॉलोनियल रूल वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ डेटा। औपनिवेशिक शासन बेहिसाब आंकड़ों और जानकारियों के संग्रह पर आधारित था। द ब्रिटिश केप्ट डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू रेगुलेट देयर कमर्शियल अफेयर्स। अंग्रेजों ने अपने व्यावसायिक मामलों को बचाने के लिए व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा रखा था। टू कीप ट्रैक ऑफ लाइफ इन द ग्रोइंग सिटीज दे कैरिड आउट रेगुलर सर्वेज, गैदर्ड स्टैटिस्टिकल डेटा एंड पब्लिश्ड वेरियस ऑफिशियल रिपोर्ट्स। बढ़ते शहरों में जीवन की गति और दिशा पर नजर रखने के लिए वे नियमित रूप से सर्वेक्षण करते थे, सांख्यिकीय आंकड़े इकट्ठा करते थे और विभिन्न प्रकार की सरकारी रिपोर्ट प्रकाशित करते थे। फ्रॉम द अर्ली ईयर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट वॉज कीप ऑन मैपिंग। प्रारंभिक वर्षों से ही औपनिवेशिक सरकार ने मानचित्र तैयार करने पर खास ध्यान दिया। इट फेल्ट दैट गुड मैप्स वे नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द लैंडस्केप एंड नो द टोपोग्राफी। सरकार का मानना था कि किसी जगह की बनावट और भूदृश्य को समझने के लिए नक्शे जरूरी होते हैं। दिस नॉलेज वुड अलाउ बेटर कंट्रोल ओवर द रीजन। इस जानकारी के सहारे वे इलाके पर ज़्यादा बेहतर नियंत्रण कायम कर सकते हैं। When towns began to grow, maps were prepared not only to plan the development of these towns but also to develop commerce and consolidate power. जब शहर बढ़ने लगे तो न केवल उनके विकास की योजना तैयार करने के लिए बल्कि व्यवसाय को विकसित करने और अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए भी नक्शे बनाए जाने लगे। द टाउन Maps give information regarding the location of hills, rivers and vegetation, all important for planning structures for defense purposes. They also show the location of ghats, density and quality of houses, and alignment of roads used to gauge commercial possibilities and plan strategies of taxation. शहरों के नक्शे में हमें उस स्थान पर पहाड़ियाँ, नदियाँ व हरियाली का पता चलता है। ये सारी चीज़ें रक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए योजना तैयार करने में बहुत काम आती हैं। इसके अलावा घाटों की जगह, मकानों की सघनता और गुणवत्ता तथा सड़कों की स्थिति आदि से इलाके की व्यावसायिक संभावनाओं का पता लगाने और कराधान यानी कि टैक्स व्यवस्था की रणनीति बनाने में मदद मिलती है। From the late 19th century, the British tried to raise money for administering towns through the systematic annual collection of municipal taxes. To avoid conflict, they handed over some responsibilities to elect Indian representatives. 19वीं सदी के आखिर से अंग्रेजों ने वार्षिक नगर पालिका कर वसूली के जरिए शहरों के रख रखाव के वास्ते पैसा इकट्ठा करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। टकरावों से बचने के लिए उन्होंने कुछ जिम्मेदारियां निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों को भी सौंपी थी। Institutions like the municipal corporation with some popular representation were meant to administer essential services such as water supply, sewerage, road building and public health. आंशिक लोक प्रतिनिधित्व से लैस नगर निगम जैसे संस्थानों का उद्देश्य शहरों में जलापूर्ति, निकासी, सड़क निर्माण और स्वास्थ्य व्यवस्था जैसी अत्यावश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना था। The activities of municipal corporations in turn generated a whole new set of records maintained in municipal record rooms. दूसरी तरफ नगर निगमों की गतिविधियों से नए तरह के रिकॉर्ड्स पैदा हुए जिन्हें नगर पालिका रिकॉर्ड रूम में संभाल कर रखा जाने लगा। The growth of cities was monitored through regular head counts. शहरों के फैलाव पर नजर रखने के लिए नियमित रूप से लोगों की गिनती की जाती थी। By the mid-19th century, several local censuses had been carried out in different regions. 19वीं सदी के मध्य तक विभिन्न क्षेत्रों में कई जगह स्थानीय स्तर पर जनगणना की जा चुकी थी। द फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस वाज अटेम्प्टेड इन 1872। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1872 में किया गया। देयर आफ्टर फ्रॉम 1881 डिसेनियल कंडक्टेड एवरी 10 years
census become a regular feature. This collection of data is an invaluable source for studying urbanization in India. स्लिप ऑफ टंग के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इसके बाद 1881 से दशकीय यानी कि हर 10 साल में होने वाली जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई। भारत में शहरीकरण का अध्ययन करने के लिए जनगणना से निकले आंकड़े एक बहुमूल्य स्रोत होते हैं। When we look at these reports, it appears that we have hard data to measure historical change. जब हम इन रिपोर्ट को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे पास ऐतिहासिक परिवर्तन को मापने के लिए ठोस जानकारी उपलब्ध है। The endless pages of tables on disease and death or the enumeration of people according their age, sex, caste and occupation provide a vast mass of figures that creates an illusion of concreteness. बीमारियों से होने वाली मौतों की सारणियों का अंतहीन सिलसिला या उम्र, लिंग, जाति एवं व्यवसाय के अनुसार लोगों को गिनने की व्यवस्था से संख्याओं का एक विशाल भंडार मिलता है, जिससे सटीकता का भ्रम पैदा हो जाता है। Historians have however found that the figures can be misleading. Before we use these figures, we need to understand who collected the data and why and how they were gathered. We also need to know that what was measured and what was not. लेकिन इतिहासकारों ने पाया कि ये आंकड़े भ्रामक भी हो सकते हैं। इन आंकड़ों का इस्तेमाल करने से पहले हमें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आंकड़े किसने इकट्ठा किए हैं और उन्हें क्यों तथा कैसे इकट्ठा किया गया था। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि किस चीज़ को मापा गया था और किस चीज़ को नहीं मापा गया था। The census operation, for instance, was a means by which social data were converted into convenient statistics about the population. मिसाल के तौर पर जनगणना एक ऐसा साधन था जिसके जरिए आबादी के बारे में सामाजिक जानकारियों को सुगम्य आंकड़ों में तब्दील किया जाता था। बट दिस प्रोसेस वाज riddled with ambiguity. The census commissioners devised categories for classifying different sections of the population. लेकिन इस प्रक्रिया में कई भ्रम थे। जनगणना आयुक्तों ने आबादी के विभिन्न तबकों का वर्गीकरण करने के लिए अलग अलग श्रेणियां बना दी थीं। दिस क्लासिफिकेशन वाज ऑफन आर्बिट्ररी एंड फेल्ड टू कैप्चर द फ्लूइड एंड ओवरलैपिंग आइडेंटिटीज ऑफ पीपल। कई बार यह वर्गीकरण निहायत अतार्किक होता था और लोगों की परिवर्तनशील व परस्पर काटती पहचानों को पूरी तरह नहीं पकड़ पाता था। हाउ वाज अ पर्सन हु वाज बोथ एन आर्टिशियन एंड अ ट्रेडर टू बी क्लासिफाइड? भला ऐसे व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाएगा जो कारीगर भी था और व्यापारी भी? हाउ वाज अ पर्सन हु कल्टिवेटेड हिज लैंड एंड कार्टेड प्रोड्यूस टू द टाउन टू बी इन्यूमरेटेड? वाज ही अ कल्टिवेटर और अ ट्रेडर? जो आदमी अपनी ज़मीन पर खुद खेती करता है और उपज को खुद शहर ले जाता है, उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? उसे किसान माना जाएगा या व्यापारी माना जाएगा? Often people themselves refuse to cooperate or give evasive answers to the census officials. बहुधा लोग खुद भी इस प्रक्रिया में मदद देने से इनकार कर देते थे और या जनगणना आयुक्तों को गलत जवाब दे देते थे। For a long time, they were suspicious of census operations and believed that inquiries were being conducted to impose new taxes. पीछे से आप लोग को व्हीकल्स का आवाज़ है तो उसके लिए सॉरी, जगह ही ऐसा है। काफ़ी अरसे तक वे जनगणना कार्यों को संदेह की दृष्टि से देखते रहे। लोगों को लगता था कि सरकार नए टैक्स लागू करने के लिए जांच करवा रही है। अपर कास्ट पीपल वेयर ऑल्सो अनविलिंग टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वुमेन ऑफ देयर हाउस होल्ड. वुमेन वेर सपोज टू रिमेन secluded within the interior of the household and not subjected to public gaze or public inquiry. ऊंची जाति के लोग अपने घर की औरतों के बारे में जानकारी देने से हिचकिचाते थे। महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे घर के भीतरी हिस्से में दुनिया से हट कर रहे हैं। उनके बारे में सार्वजनिक दृष्टि या सार्वजनिक जांच को सही नहीं माना जाता था। Census officials also found that people were claiming identities that they associated with higher status. For instance, there were people in towns who were hawkers and went selling small articles during some seasons, while in other seasons they earned their livelihood through manual labor. जनगणना अधिकारियों ने यह भी पाया कि बहुत सारे लोग ऐसी पहचानों का दावा करते थे जो ऊंची हैसियत की मानी जाती थी। शहरों में ऐसे लोग थे जो फेरी लगाते थे या काम न होने पर मजदूरी करने लगते थे। Such people often told the census enumerators that they were traders, not laborers, for they regarded trade as a more respectable activity. इस तरह के बहुत सारे लोग जनगणना कर्मचारियों के सामने खुद को अक्सर व्यापारी बताते थे क्योंकि उन्हें मजदूरी के मुकाबले व्यापार ज़्यादा सम्मानित गतिविधि लगती थी।
Similarly, the figures of mortality and disease were difficult to collect, for all deaths were not registered, and illness was not always reported nor treated by licensed doctors. मृत्यु दर और बीमारियों से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करना भी लगभग असंभव था। बीमार पड़ने की जानकारी भी लोग प्रायः नहीं देते थे। बहुत बार इलाज भी गैर लाइसेंसी डॉक्टर से करा लिया जाता था। हाउ देन कुड केसेस ऑफ इलनेस और डेथ बी एक्यूरेटली कैलकुलेटेड? ऐसे में बीमारी या मौत की घटनाओं का सटीक हिसाब लगाना कैसे संभव था? Thus, historians have to use sources like the census with great caution, keeping in mind their possible biases, recalculating figures and understanding what the figures do not tell. कहने का मतलब यह है कि इतिहासकारों को जनगणना जैसे स्रोतों का भारी एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता था। उन्हें जनगणना के पीछे निहित संभावित पूर्वाग्रहों को ध्यान में रखते हुए इन संख्याओं की सावधानी से पड़ताल करनी चाहिए और समझना चाहिए कि ये संख्याएं क्या नहीं बता रही हैं। However, census, survey maps and records of institutions like the municipality help us to study colonial cities in greater detail than in possible for pre-colonial cities. मगर जनगणना और नगर पालिका जैसे संस्थानों के सर्वेक्षण, मानचित्रों और रिकॉर्डों के सहारे औपनिवेशिक शहरों का पुराने शहरों के मुकाबले ज़्यादा विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। अब है इसका सेकंड सब टॉपिक, ट्रेंड्स ऑफ चेंज, यानी कि बदलाव के रुझान। ए केयरफुल स्टडी ऑफ सेंससेस रिवील्स सम फैसिनेटिंग ट्रेंड्स। जनगणनाओं का सावधानी से अध्ययन करने पर कुछ दिलचस्प रुझान मिलते हैं, सामने आते हैं। आफ्टर 1800 अर्बनाइजेशन इन इंडिया वाज sluggish. All through the 19th century up to the first 2 decades of the 20th, the proportion of the urban population to the total population in India was extremely low and had remained stagnant. सन 1800 के बाद हमारे देश में शहरीकरण की रफ्तार धीमी रही। पूरी 19वीं सदी और 20वीं सदी के पहले 2 दशकों तक देश की कुल आबादी में शहरी आबादी का हिस्सा बहुत मामूली और स्थिर रहा। This is clear from figure 12.5. In the 40 years between 1900 and 1940, the urban population increased from about 10% of the total population to about 13%. इसे चित्र 12.5 से समझा जा सकता है। 1900 से 1940 के बीच 40 सालों के दरमियान शहरी आबादी 10% से बढ़कर लगभग 13% हो गई थी। Beneath this picture of changelessness, there were significant variations in the patterns of urban development in different regions. अपरिवर्तनशीलता के नीचे विभिन्न क्षेत्रों में शहरी विकास के रुझानों में उल्लेखनीय उतार चढ़ाव छिपे हुए हैं। The smaller towns had little opportunity to grow economically. छोटे कस्बों के पास आर्थिक रूप से विकसित होने के ज़्यादा मौके नहीं थे। Calcutta, Bombay and Madras on the other hand grew rapidly and soon became sprawling cities. दूसरी तरफ कलकत्ता, मद्रास और बम्बई तेजी से फैले और जल्दी से ही विशाल शहर बन गए। In other words, the growth of these 3 cities as the new commercial and administrative centers was at the expense of other existing urban centers. कहने का मतलब यह है कि नए व्यावसायिक और प्रशासनिक केंद्रों के रूप में इन 3 शहरों के पनपने के साथ साथ कई दूसरे तत्कालिक शहर कमजोर भी पड़ते जा रहे थे। As the hub of the colonial economy, they functioned as collection depots for the export of Indian manufacturers such as cotton textiles in the 18th and 19th centuries. औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का केंद्र होने के नाते ये शहर भारतीय सूती कपड़े जैसे निर्यात उत्पादों के लिए संग्रह डिपो थे। After the industrial revolution in England, this trend was reversed and these cities instead became the entry point for British manufactured goods and for the export of Indian raw materials. The nature of this economic activity sharply differentiated these colonial cities from India's traditional towns and urban settlements. मगर इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद इस प्रवाह की दिशा बदल गई और इन शहरों में ब्रिटेन के कारखानों में बनी चीज़ें उतरने लगी। भारत से तैयार माल की बजाय कच्चे माल का निर्यात होने लगा। The introduction of railways in 1853 meant a change in the fortunes of towns. Economic activity gradually shifted away from traditional towns, which were located along old roads and rivers. 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई। इसने शहरों की काया पलट करके रख दी। काया पलट करके रख दी। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा क्योंकि ये शहर पुराने मार्गों और नदियों के समीप थे। Every railway station became a collection depot for raw materials and a distribution point for imported goods. For instance, Mirzapur on the Ganges, which specialized in collecting cotton and cotton goods from the Deccan, declined when a railway link was made to Bombay. With the expansion of the railway network, railway workshops and railway colonies were established. Railway towns like Jamalpur, Valtair and Bareilly developed.
हर एक रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रह केंद्र और आयातित वस्तुओं का वितरण बिंदु बन गया। उदाहरण के लिए गंगा के किनारे स्थित मिर्जापुर दक्कन के से कपास तथा सूती वस्तुओं के संग्रह का केंद्र था, जो बंबई तक जाने वाली रेलवे लाइन के अस्तित्व में आने के बाद अपनी पहचान खोने लगा था। रेलवे नेटवर्क के विस्तार के बाद रेलवे वर्कशॉप और रेलवे कॉलोनियों की भी स्थापना शुरू हो गई। जमलपुर, ग्वालियर और बरेली जैसे रेलवे नगर अस्तित्व में आए। व्हाट वर द न्यू टाउन्स लाइक, ये हमारा थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का। नए शहर कैसे थे। इसका फर्स्ट सब टॉपिक है पोर्ट्स, फोर्ट्स एंड सेंटर्स फॉर सर्विसेज। कितना एक ही जैसा राइम किया ना, पोर्ट्स फोर्ट्स। बंदरगाह, किले और सेवाओं के केंद्र, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। बाय द 18th century मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे हैड बिकम इम्पोर्टेंट पोर्ट्स। 18वीं सदी तक मद्रास, कलकत्ता और बम्बई महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुके थे। The settlements that came up here were convenient points for collecting goods. The English East India Company built its factories, that is mercantile offices, there, and because of competition among the European companies, fortified these settlements for protection. यहाँ जो आबादियाँ बसी वे चीज़ों के संग्रह के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने यानी वाणिज्यिक कार्यालय इन्हीं बस्तियों में बनाए और यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण सुरक्षा के उद्देश्य से इन बस्तियों की किलेबंदी कर दी। In Madras, Fort St. George, in Calcutta, Fort William, and in Bombay, the fort marked out the areas of British settlement. मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम और बम्बई में फोर्ट, ये इलाके ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते थे। Indian merchants, artisans, and other workers who had economic dealings with European merchants lived outside these ports in settlements of their own. Thus, from the beginning, there were separate quarters for Europeans and Indians, which came to be labeled in contemporary writings as the White Town and Black Town, respectively. Once the British captured political power, these racial distinctions became sharper. यूरोपीय व्यापारियों के साथ लेन देन चलाने वाले भारतीय व्यापारी, कारीगर और कामगार इन किलों से बाहर अलग बस्तियों में रहते थे। यूरोपियों और भारतीयों के लिए शुरू से ही अलग क्वार्टर बनाए गए थे। उस समय के लेखन में उन्हें व्हाइट टाउन यानी गोरा शहर और ब्लैक टाउन काला शहर के नाम से उद्धृत किया जाता था। व्हाइट टाउन में ब्रिटिश लोग रहते थे और ब्लैक टाउन हमारे इंडियंस के लिए था। राजनीतिक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ जाने के बाद यह नस्ली फर्क और भी तीखा हो गया। From the mid-19th century, the expanding network of railways linked these cities to the rest of the country. 19वीं सदी के मध्य से में रेलवे के फैलते नेटवर्क ने इन शहरों को शेष भारत से जोड़ दिया। As a result, the hinterland, the countryside from where raw materials and labor were drawn, became more closely linked to these port cities. नतीजा यह हुआ कि जहां से कच्चा माल और मजदूर आते थे, ऐसे देहाती और दूर दराज इलाके भी इन बंदरगाह शहरों से गहरे तौर पर जुड़ने लगे। Since raw material was transported to these cities from export and there was plentiful cheap labor available, it was convenient to set up modern factories there. क्योंकि कच्चा माल निर्यात के लिए इन शहरों में आता था और सस्ते श्रम की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए वहाँ कारखाने लगाना आसान था। After the 1850s, cotton mills were set up by Indian merchants and entrepreneurs in Bombay, and European-owned jute mills were established on the outskirts of Calcutta. This was the beginning of modern industrial development in India. 1850 के दशक के बाद भारतीय व्यापारियों और उद्यमियों ने बम्बई में सूती कपड़ा मिलें लगाईं। कलकत्ता के बाहरी इलाके में यूरोपियों के स्वामित्व वाली जूट मिलें खोली गई। यह भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास की शुरुआत थी। Although Calcutta, Bombay and Madras supplied raw materials for industry in England and had emerged because of modern economic forces like capitalism, their economies were not primarily based on factory production. हालांकि कलकत्ता, मुंबई और मद्रास इंग्लिश कारखानों के लिए कच्चा माल भेजते थे और पूंजीवाद जैसी आधुनिक आर्थिक ताकतों के बल पर मजबूती से सामने आ चुके थे, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से फैक्ट्री उत्पादन पर आधारित नहीं थी। The majority of the working population in these cities belong to what economists classify as the tertiary sector. इन शहरों की ज्यादातर कामकाजी आबादी उस श्रेणी में आती थी जिसे अर्थशास्त्री तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र कहते हैं। There were only two proper industrial cities: Kanpur specializing in leather, woolen and cotton textiles, Jamshedpur specializing in steel. India never became a modern industrialized country since discriminatory colonial policies limited the levels of industrial development. Calcutta, Bombay and Madras grew into large cities, but this did not signify any dramatic economic growth for colonial India as a whole. तो उस समय यहाँ सही मायनों में
केवल दो औद्योगिक शहर थे, एक कानपुर और दूसरा जमशेदपुर। कानपुर में चमड़े की चीजें, ऊनी और सूती कपड़े बनते थे, जबकि जमशेदपुर स्टील उत्पादन के लिए विख्यात था। भारत कभी भी एक आधुनिक औद्योगिक देश नहीं बन पाया क्योंकि पक्षपातपूर्ण औपनिवेशिक नीतियों ने हमारे औद्योगिक विकास को आगे नहीं बढ़ने दिया। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास बड़े शहर तो बने, लेकिन इससे औपनिवेशिक भारत की समूची अर्थव्यवस्था में कोई नाटकीय इजाफा नहीं हुआ। अब है 3.2 सब यानी कि सेकंड सब टॉपिक थर्ड टॉपिक का, एक नया शहरी परिवेश, ए न्यू अर्बन मिलियू। तो एक नया शहरी परिवेश, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। कॉलोनियल सिटीज रिफ्लेक्टेड द मर्सेंटाइल कल्चर ऑफ द न्यू रूलर्स। औपनिवेशिक शहर नए शासकों की वाणिज्यिक संस्कृति को प्रतिबिंबित करते थे। Political power and patronage shifted from Indian rulers to the merchants of the East India Company. Indians who worked as interpreters, middlemen, traders and suppliers of goods also had an important place in these new cities. राजनीतिक सत्ता और संरक्षण भारतीय शासकों के स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों के हाथ में जाने लगा। दुभाषीय, बिचौलिए व्यापारी और माल आपूर्ति के रूप में काम करने वाले भारतीयों का भी इन नए शहरों में एक महत्वपूर्ण स्थान था। Economic activity near the river or the sea led to the development of docks and ghats. Along the shore were godowns, mercantile offices, insurance agency for shipping, transport depots, banking establishments. Further inland were the chief administrative offices of the company. नदी या समुद्र के किनारे आर्थिक गतिविधियों से गोदियों और घाटियों का विकास हुआ। समुद्र किनारे गोदाम, वाणिज्यिक कार्यालय, जहाजरानी उद्योग के लिए बीमा एजेंसियां, यातायात डिपो और बैंकिंग संस्थानों की स्थापना होने लगी। कंपनी के मुख्य प्रशासकीय कार्यालय समुद्र तट से दूर बनाए गए। द राइटर्स बिल्डिंग इन कलकत्ता वाज वन सच ऑफिस। अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द फोर्ट, यूरोपियन मर्चेंट्स एंड एजेंट्स built palatial houses in European style. Some built garden houses in the suburbs. Racially exclusive clubs, race courses and theatres were also built for the ruling elite. अच्छा, तो कलकत्ता में स्थित राइटर्स बिल्डिंग इसी तरह का एक दफ्तर हुआ करती थी। यहाँ राइटर्स का आशय क्लर्कों से था। यह ब्रिटिश शासन में नौकरशाही के बढ़ते कद का संकेत था। किले के चार दीवारी के आसपास यूरोपीय व्यापारियों और एजेंटों ने यूरोपीय शैली के महलनुमा मकान बना लिए थे। कुछ ने शहर की सीमा से सटे उप शहरी यानी कि मुफस्सिल यानी कि सब अर्ब इलाकों में बगीचा घर, गार्डन हाउस बना लिए थे। शासक वर्ग के लिए नस्ली विभेद पर आधारित क्लब, रेस कोर्स और रंगमंच भी बनाए गए थे, जो कि केवल वही इस्तेमाल कर सकते थे। वो हमारे लिए नहीं थे, वो केवल वाइट टाउन पीपल के लिए थे। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से। The rich Indian agents and middlemen built large traditional courtyard houses in the Black Town in the vicinity of the bazaars. अमीर भारतीय एजेंटों और बिचौलियों ने बाजारों के आसपास ब्लैक टाउन में परंपरागत ढंग से दालानी मकान बनवाए। They bought up large tracts of lands in the city as future investment. To impress their English masters, they threw lavish parties during festivals. उन्होंने भविष्य में पैसा लगाने के लिए शहर के भीतर बड़ी बड़ी जमीनें भी खरीद लीं। अपने अंग्रेज स्वामियों को प्रभावित करने के लिए वे त्योहारों के समय रंगीन दावतों का आयोजन करते थे। They also built temples to establish their status in society. The laboring poor provided a variety of services to their European and Indian masters as cooks, palanquin bearers, coachmen, guards, porters, and construction and dock workers. They lived in makeshift huts in different parts of the city. समाज में अपनी हैसियत साबित करने के लिए उन्होंने मंदिर भी बनवाए। मजदूर वर्ग के लोग अपने यूरोपीय और भारतीय स्वामियों के लिए खानसामा, पालकी वाहक, गाड़ी वाहन, चौकीदार, पोर्टर, निर्माण व गोदी मजदूर के रूप में विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराते थे। वे शहर के विभिन्न इलाकों में कच्ची झोपड़ियों में रहते थे। The nature of the colonial city changed further in the mid-19th century. 19वीं सदी के मध्य में औपनिवेशिक शहर का स्वरूप और भी बदल गया। After the revolt of 1857, British attitudes in India were shaped by a constant fear of rebellion. They felt that towns needed to be better defended and white people had to live in more secure and segregated enclaves away from the threat of the natives. 1857 के विद्रोह के बाद भारत में अंग्रेजों का रवैया विद्रोह की लगातार आशंका से तय होने लगा था। उनको लगता था कि शहरों की और अच्छी तरह हिफाजत करना जरूरी है और अंग्रेजों को देशियों के खतरे से दूर, ज़्यादा सुरक्षित व पृथक बस्तियों में रहना चाहिए। Pasture lands and agricultural fields around the older towns were cleared and new urban spaces called civil lines were set up. White people began to live in the civil lines. Cantonments, places where Indian troops under European command were stationed, were also developed as safe
इनक्लेव्स। पुराने कस्बों के इर्द गिर्द चारागाहों और खेतों को साफ कर दिया गया। सिविल लाइंस के नाम से नए शहरी इलाके विकसित किए गए। सिविल लाइंस में केवल गोरों को बसाया गया। छावनियों को भी सुरक्षित स्थानों के रूप में विकसित किया गया। छावनियों में यूरोपीय कमान के अंतर्गत भारतीय सैनिक तैनात किए जाते थे। These areas were separate from but attached to the Indian towns. ये इलाके मुख्य शहर से अलग लेकिन जुड़े हुए होते थे। With broad streets, bungalows set amidst large gardens, barracks, parade ground and church, they were meant as a safe haven for Europeans as well as a model of ordered urban life in contrast to the densely built up Indian towns. चौड़ी सड़कें, बड़े बगीचों में बने बंगलों, बैरकों, परेड मैदान और चर्च आदि से लैस ये छावनियाँ यूरोपीय लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल होती थी ही, और भारतीय कस्बों को घनी और बेतरतीब बसावट के विपरीत व्यवस्थित शहरी जीवन का एक नमूना भी थी। For the British, the black areas came to symbolize not only chaos and anarchy but also filth and disease. For a long time, while the British were interested primarily in the cleanliness and hygiene of the white areas, अंग्रेजों की नज़र में काले इलाके न केवल अराजकता और हो हल्ले का केंद्र थे, वे गंदगी और बीमारी का स्रोत भी थे। काफ़ी समय तक अंग्रेजों की दिलचस्पी गोरों की आबादी में सफाई और स्वच्छता बनाए रखने तक ही सीमित थी। They feared that disease would spread from the black to the white areas. From the 1860s and 1870s, stringent administrative measures regarding sanitation were implemented and building activity in the Indian towns was regulated. लेकिन जब हैजा और प्लेग जैसी बीमारियां फैली और हजारों लोग मारे गए तो औपनिवेशिक अफसरों को स्वच्छता व सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा कड़े कदम उठाने की ज़रूरत थी। उनको भय था कि कहीं ये बीमारियां ब्लैक टाउन से वाइट टाउन में भी ना फैल जाएं। 1860 से 70 के दशकों में साफ सफाई के बारे में कड़े प्रशासकीय उपाय लागू किए गए और भारतीय शहरों में निर्माण गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया। अंडरग्राउंड पाइप्ड वाटर सप्लाई एंड सीवरेज Water supply and sewerage and drainage systems were also put in place around this time. Sanitary vigilance thus became another way of regulating Indian towns. तो लगभग इसी समय भूमिगत पाइप आधारित जल पूर्ति, निकासी और नाली व्यवस्था भी निर्मित की गई। इस प्रकार भारतीय शहरों को नियमित व नियंत्रित करने के लिए स्वच्छता निगरानी भी एक अहम तरीका बन गया। अब है इसका थर्ड सब टॉपिक, द फर्स्ट हिल स्टेशन, यानी कि पहला हिल स्टेशन। इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।